मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने कल छोड़ा था फॉलोइंग ग्रेन की संरचना व विशेष। आज अपन आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट जनरेशन। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट जनरेशन या हिंदी में नर युग्मोद्भिद पीढ़ी का परिवर्तन। सबसे पहला पॉइंट तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। मेल गेमेटोफाइट कहते किसे हैं? तो परिभाषा बनती है बेटा, अंकुरित परागकण को ही नर युग्मोद्भिद या मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट का अर्थ क्या हुआ? अंकुरित परागकण को ही नर युग्मोद्भिद या मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। अब आप सबको पता है गेमेटोफाइट का अर्थ क्या था? जब कोई पादप कोशिका एग अवस्था या एगनिक अवस्था में आती है तो उसे अपन कहते हैं मेल गेमेटोफाइट। सॉरी गेमेटोफाइट। यदि मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर है तो मेल गेमेटोफाइट जनरेशन विकसित होगी, और दूसरी तरफ अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर युग्मोद्भिद पीढ़ी का परिवर्तन हो रहा है तो उसे फीमेल गेमेटोफाइट। क्वेश्चन या टॉपिक क्या लिया है अपन ने? डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट जनरेशन। आप सबको पता है पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट जनरेशन की प्रथम सेल या कोशिका का कार्य करते हैं। पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल का कार्य करते हैं। अब पोलन ग्रेन से किसका डेवलपमेंट होना है, परिवर्तन होना है? मेल गेमेटोफाइट जनरेशन का डेवलपमेंट होना है। अब मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को दो स्टेप में डिवाइड कर दिया, अर्थात मेल गेमेटोफाइट जनरेशन की कुछ प्रक्रिया एंथर में कंप्लीट होती है और कुछ प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? स्टेप में। तो मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस को दो स्टेप में डिवाइड करते हुए फर्स्ट स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप आता है इन एंथर या हिंदी में परागकोश। आप सबको पता है एंथर के अंदर बनने वाली एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। एमएमसी 2n अवस्था में थी। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण हुआ। चारों माइक्रोस्पोर आपस में केलोज पदार्थ द्वारा जुड़े थे, जिसे अपने टेट्राड कह दिया। टेट्राड किस पदार्थ से जुड़े हुए थे? टेट्राड में केलोज पदार्थ से। केलेज एंजाइम द्वारा विघटित होने पर माइक्रोस्पोर पृथक हो जाते हैं और पृथक हुआ माइक्रोस्पोर ही क्या कहलाता है? पोलन ग्रेन।
प्रथम कोशिका कार्य करता है, जिससे युग्मोल में पीढ़ी का परिवर्धन होता है। और इस परिवर्धन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंथर और दूसरा पार्ट हो गया पोलन स्टिग्मा। अब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन से मेल गेमेटोफाइट डेवलप, पीढ़ी का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसके लिए सबसे पहले ये आपके पास आ गया पोलन ग्रेन, जिसका ये साइटोप्लाज्म और ये इसके अंदर हो गया एगोनिक न्यूक्लियस। इस साइड प्रोटोप्लाज्म को घेरे हुए ये दो भित्ति पाई जाती है, जिसमें ये हो गया आपका कौन सा भाग, एंटाइल, और ये हो गया एक्साइल। ये पोलन ग्रेन जब एंथर में स्थित था तो सबसे पहले इसके कोशिका द्रव्य में वैक्यूल्स या रिक्तिका उत्पन्न होती है। वैक्यूल्स या रिक्तिका बनने के कारण जो केंद्रक है वो परिधि की तरफ पहुंच जाता है। ये रिक्तिका बन गई। इस रिक्तिका के बनने के कारण, वैक्यूल्स के बनने के कारण ये न्यूक्लियस परिधि की तरफ पहुंच गया। परिधि की तरफ पहुंचे हुए न्यूक्लियस में कौन सा विभाजन हो सकता है, समसूत्री विभाजन। परिधि की तरफ पहुंचे हुए न्यूक्लियस में एक माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन की भी केवल कौन सी घटना, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के कारण जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। दोनों न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस वैक्यूल्स के कारण परिधि की तरफ, और एक आ जाता है जैसे जैसे वैक्यूल्स डिसअपियर होते तो सेंटर। इस प्रकार एक कैरियोकाइनेसिस के द्वारा पोलन ग्रेन में दो केंद्रक बन गए, जिसमें से जो केंद्रक परिधि की ओर स्थित होता है उसे कहते हैं जन्म केंद्रक, और जो केंद्रक परिधि की तरफ सेंटर में होता है उसे कहते हैं कायिक केंद्रक। अब इस दो केंद्रक युक्त पोलन ग्रेन में कैरियोकाइनेसिस के पश्चात साइटोकाइनेसिस होता है। ये साइटोकाइनेसिस अब नॉर्मल प्रकार का होता है, जिसके कारण बनने वाली कोशिकाओं में एक कोशिका साइज में छोटी रह जाती है और दूसरी कोशिका साइज में बड़ी हो जाती है। जो कोशिका साइज में छोटी होती है उसे जन्म कोशिका, वह जो कोशिका साइज में बड़ी होती है उसे कायिक कोशिका कहते हैं। जन्म कोशिका की जो भित्ति है वो प्रारंभिक अवस्था में एंटाइल भाग के साथ जुड़ी हुई रहती है, जो धीरे धीरे जन्म केंद्र को घेरकर एक्साइल भाग से पृथक हो जाती है। तो पोलन ग्रेन के अंदर सुस्पष्ट दो कोशिका बन जाती है।
बड़ी कोशिका जो पृथक होगी उसे अपने नाम पहले इसके दिया है कायिक कोशिका, तथा छोटी कोशिका का नाम अपने दिया जनन कोशिका। जनन कोशिका प्रारंभिक अवस्था में गोलाकार होती है, जो धीरे धीरे आगे जाकर लेंस के आकार की या तर्करूपी या फ्यूजिफॉर्म प्रकार की हो जाती है। जो लेंस के आकार की या तर्करूपी हो जाती है। अब पोलन ग्रेन से समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से दो कोशिका बनी, जिसमें कैरियोकाइनेसिस के कारण दोनों कोशिकाओं में द्विसूत्रीय पदार्थ डीएनए समान मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि डीएनए केंद्रक में है और केंद्रक कैरियोकाइनेसिस के कारण समान मात्रा में डिवाइड होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस के कारण कोशिका द्रव्य का असमान बंटवारा होता है और कोशिका द्रव्य का असमान बंटवारा डिवाइडेशन होने के कारण कायिक कोशिका में कोशिका द्रव्य अधिक पहुंचता है, जबकि जनन कोशिका में कोशिका द्रव्य कम पहुंचता है। जनन कोशिका में कोशिका द्रव्य कम मात्रा में पहुंचने के कारण कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दोनों कोशिकाओं में समान नहीं है। अधिकांश एंजियोस्पर्म में यहां तक की प्रक्रिया एंथर में होती है और एंथर के अंदर बना पोलन ग्रेन दो कोशिकाओं में डिवाइड हो गया, एक कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका। अब अपन कह रहे थे अधिकांश एंजियोस्पर्म में दो कोशिका के अंदर ही प्रागकोश का स्फुटन या डिहाइसेस हो जाता है, जिसके कारण पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। इसका मतलब स्टिग्मा पर पहुंचा हुआ एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इस घटना को अपन कहते हैं पोलिनेशन। तो इसका मतलब पोलिनेशन के समय अधिकांश एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज में होता है? 2 सेल स्टेज में, एक कायिक कोशिका, दूसरी जनन कोशिका। अब इससे आगे की पूरी प्रोसेस जो मेल नेमेटोफाइट पीडी के डेवलपमेंट की है वो कहां संपन्न होगी? ऑन ए स्टिग्मा। अब दो कोशिकीय अवस्था में पोलन ग्रेन एंथर से निकल गया, किसी भी माध्यम से, चाहे वायु के माध्यम से हो, चाहे इंसेक्ट के माध्यम से हो, चाहे जल की सहायता से हो, किसी भी माध्यम से पोलन ग्रेन कहां पहुंच जाएगा? स्टिग्मा। आगे की पूरी प्रोसेस कहां संपन्न होनी है? स्टिग्मा में। अब स्टिग्मा पर पहुंचा हुआ पोलन ग्रेन स्टिग्मा के द्वारा स्रावित तरल पदार्थ को अवशोषित करेगा। तरल पदार्थ को अवशोषित करने से जो पोलन ग्रेन का एंजाइम भाग है, ये एंजाइम भाग सॉफ्ट हो जाता है। एंजाइम भाग की सॉफ्ट होते ही जो एंजाइम है वो एंजाइम जरम कोर से एक ट्यूब के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस ट्यूब को पोलन ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब को पोलन ट्यूब कहते हैं। इस पोलन ट्यूब में लेंस के आकार की आकृति जो जनन कोशिका है वो प्रवेश कर जाती है, जबकि पीछे रह गई कायिक कोशिका कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाती है।
जबकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार काई कोशिका पोषण में काम आ जाती है। अब अपन ने कहा स्टिग्मा पर पहुंचा 2 कोशिकीय पोलन ग्रेन स्टिग्मा के तरल पदार्थ को अवशोषित करेगा। अवशोषित करने से एंजाइम भाग जो रक्त था वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होते ही इंटाइन भाग जर्म पोर से एक ट्यूब के रूप में बाहर निकल जाती है, जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब में तर्करूपी काई कोशिका प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के पश्चात इस जनन कोशिका में पुनः एक समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो एगुणित नॉन मोटाइल कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें अपन कहते हैं मेल गैमेट। जिन्हें अपन कहते हैं मेल गैमेट। अब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब में मेल गैमेट का निर्माण होना ही क्या कराता है? डेवलपमेंट ऑफ ए मेल गैमेटोफाइट। क्या परिभाषा दी अपन ने मेल गैमेटोफाइट की? अंकुरित पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब प्लस मेल गैमेट का निर्माण होना ही क्या कहलाता था? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पूरी प्रोसेस कहां कंप्लीट हुई? तो अधिकांश एंजियोस्पर्म में कुछ प्रोसेस एंथर के अंदर और कुछ प्रोसेस स्टिग्मा पर संपन्न होती है। इस प्रकार फर्स्ट सेल में गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल पोलन ग्रेन से 2 समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 मेल गैमेटोफाइट पोलन ट्यूब का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब जो मेल गैमेट बने हैं, प्रत्येक मेल गैमेट पहली बात यूनिसेलुलर, दूसरी बात हेप्लॉइड और तीसरी विशेषता किस प्रकार की स्ट्रक्चर बेटा? नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। अब गैमेट्स है तो ये आगे जाकर किसमें भाग लेने हैं? फर्टिलाइजेशन में भाग। ये प्रोसेस होगी अपने पास डेवलपमेंट ऑफ ए मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। यहां तक की प्रोसेस में बेटा केवल अपन ने किसकी बात की है? केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की। फ्लोवर की स्ट्रक्चर जब अपन ने पढ़ी थी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शर्त जब अपने पास आई थी, तो शर्त थी अपने पास जनन कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। एक प्रकार के जनन अंगों में अपने पास किसका निर्माण हो गया? मेल गैमेट्स का निर्माण हो गया। तो फिर आज अपन अगले सेकंड सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसकी बात करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में गायनोसियम या जायन का निर्माण होता है। गायनोसियम या जायन की प्रत्येक इकाई को अपन कहते हैं अंडक या कार्प। अब अंडक या कार्पल किसके मॉडिफिकेशन से बनता था? लीफ के मॉडिफिकेशन से बनता है।
इसके कारण अंडक या कार्पल का एक दूसरा नाम और देते हैं और वह है मेगा स्पोरोफिल। हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणु। क्या कहा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पश्चात दूसरा पार्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें कहीं भी अपन ने म्यूसिस या आंतरिक विभाजन की चर्चा नहीं की है। इसका मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रत्येक सेल की अवस्था में है 2L। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में एंजियोस्पर्म के अंदर गायनोसिल या जायन पाता है। जायन की प्रत्येक इकाई को अपन कहते हैं अंडक। अंडक का निर्माण लीफ की मॉडिफिकेशन से होता है, इसलिए अंडक का दूसरा नाम होगा मेगास्पोरोफिल या बीजाणु, गुरु बीजाणु। अब एक जायन में अंडक या कार्पल की संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। क्या कह रहे हैं अपन? गायनोसिल की प्रत्येक यूनिट को अपन कार्पल कहते हैं। एक गायनोसिल में कार्पल की संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। यदि किसी फ्लोवर में कार्पल की संख्या 1 से अधिक है तो उस कंडीशन में यदि सभी कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं तब तो ऐसे कार्पल्स को या गायनोसिल को सिनकार्पस कहते हैं। और यदि किसी फ्लोवर के निर्माण में भाग लेने वाले जितने भी कार्पल हैं वो सभी कार्पल एक दूसरे से फ्री है तो ऐसे गायनोसिल को सिनकार्पस के स्थान पर आपने ने समझ दिया था एपोकार्पस। अब आपसे एक क्वेश्चन है, यदि किसी फ्लोवर में एपोकार्पस कंडीशन पाई गई है तो उस फ्लोवर से किस प्रकार के फ्रूट का निर्माण होगा? नोट करके बताना बेटा। अब अपन ने कहा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गायनोसिल कहते हैं। गायनोसिल की प्रत्येक यूनिट को कार्पल कहते हैं। कार्पल की यदि अपन संरचना की बात करें तो प्रत्येक कार्पल संरचना की दृष्टि से कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित होता है। वो 3 भाग कौन से? तो फर्स्ट पार्ट याद करोगा, ये आपके पास कार्पल की संरचना आती है जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा किसे कहा था? कार्पल का टिप पार्ट रफ या देरी या तिगड़ी होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। कार्य क्या था? पोलिनेशन के समय पोलन ग्रेन को ग्रहण करना। दूसरा पार्ट आता है स्टाइल। स्टिग्मा से एक लंबी नलिका निकलती है जिसे अपन कहते हैं बड़ा स्टाइल, जिसका कार्य है पोलन ग्रेन से बनने वाली पोलन ट्यूब को मार्ग या पाथ प्रदान करना। तीसरा पार्ट है ओवरी। कार्पल का अंतिम गोलाकार भाग जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है उसे ओवरी कहते हैं। उस ओवरी के अंदर एक या एक से अधिक बीजाणु या ओव्यूल लगे रहते हैं जिनकी संख्या अपन कह रहे हैं 1 या 1 से अधिक प्रकार, जो पता चलता है किससे? बीजांडे
विन्यास या प्लासेंटेशन से पता चलता है। और एंजियोस्पर्म में अपने जूनियर क्लास में पढ़ा था कितने प्रकार का बीजाणु विन्यास पाया जाता है? 6 प्रकार का बीजाणु विन्यास पाया जाता है। वही मार्जिन, बेसल, पेराइटल, एक्साइल। अगला पार्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओयूल या बीजाणु। ओयूल या बीजाणु का आपको दूसरा नाम याद रखना है, मेगा स्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ ओयूल या मेगा स्पोरेंजियम। ओयूल या मेगा स्पोरेंजियम एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, जटिल संरचना है, जिसमें संरचना की दृष्टि से निम्न भाग पाते हैं। जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है याद हो बीजांड का। प्रत्येक ओयूल के सेंटर में पेरेंकाइमल टिश्यूज का बना हुआ केंद्रीय गोलाकार भाग पाता है। इस केंद्रीय गोलाकार भाग को न्यूक्लियस या बीजांड काल कहते हैं। न्यूक्लियस या बीजांड काय कहते हैं। इस न्यूक्लियस या बीजांड काय के चारों तरफ दो आवरण पाते हैं, जिन्हें आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। ये दोनों अधावरण बीजांड के चारों तरफ से घिरे रहते हैं, लेकिन बीजांड के शीर्ष भाग तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण बीजांड के शीर्ष भाग पर एक छिद्र बन जाता है। इस छिद्र को अपन कहते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। बीजांड द्वार का अपोजिट भाग बीजांड का चला जाएगा निभाग कहलाता है। ये बीजांड एक तंतुनुमा संरचना के द्वारा अंडाशय की भित्ति से जुड़ा रहता है। इस तंतुनुमा संरचना को फ्यूनिकल कहते हैं। इस तंतुनुमा संरचना को फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल वह बीजांड जिस स्थान पर जुड़ते हैं उस जुड़ने वाले स्थान को हाइलम, और यदि हाइलम फूली हुई संरचना का निर्माण करता है तब इसी हाइलम को अपन ने नाम दिया था रेट। अब इंटेगुमेंट के आधार पर बीजांड को कई प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें पहला शब्द आता है बाइटेगमिक ओयूल। बाइटेगमिक ओयूल किसे कहते हैं? वह बीजांड जिसमें इंटेगुमेंट की संख्या 2 होती है उसे बाइटेगमिक ओयूल कहते हैं। नंबर सेकंड, यूनिटेगमिक ओयूल। जिस ओयूल में इंटेगुमेंट की संख्या 1 होती है उसे यूनिटेगमिक ओयूल कहते हैं। नंबर थर्ड, एटेगमिक ओयूल। जिस ओयूल में इंटेगुमेंट नहीं पाता है ऐसे इंटेगुमेंट को एटेगमिक ओयूल कहते हैं। कुछ ओयूल के अंदर 2 इंटेगुमेंट के अलावा एक तीसरा थर्ड इंटेगुमेंट भी पाता है। उस थर्ड इंटेगुमेंट को एरी कहते हैं, जो कौन से पादप में? लीची के अंदर पादप का
खाने योग्य भाग का निर्माण करता है, क्योंकि अलग अलग पौधों में खाने योग्य भाग भी अलग अलग होता है। अब यहां पर ने कहा कि तीसरा इंटीग्यूमेंट यदि प्रेजेंट है तो उस तीसरे इंटीग्यूमेंट को अपन एरिड कहते हैं, और इसका एग्जांपल बनता है कौन सा, लीची। और लीची के अंदर जो खाने योग्य भाग बनता है, खाने योग्य भाग वो होता है जिसमें पोषक पदार्थ पाते हैं, वो किससे बनता है, लीची में एरिड से। अब ओयल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम, और वहां अपने पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आया था माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना की भांति मेगास्पोरेंजियम की अपने पास क्या आ गई, संरचना। अब माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना के पश्चात वहां आपने एक शब्द पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और यहां माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के स्थान पर अपन शब्द क्या ले लेंगे, शब्द डालेगा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस से पहले आपको याद रखना है, न्यूक्लियस या बीजांड की कोई एक सेल फूड स्टोरेज करके अन्य सेल से आकार में बड़ी हो जाती है। इस बड़ी द्विगुणित सेल को कहते हैं अपन एमएमसी, लेकिन यहां एमएमसी की फुल फॉर्म बदल गई, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में जिसकी संख्या सदैव याद रखना है बेटा, कितनी होगी, एक, जबकि माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या सदैव एक से अधिक होती है। क्यों होती है, ये अपन दोबारा आगे भी पढ़ेंगे। अब मेगास्पोरोजेनेसिस की परिभाषा क्या बनी, तो मेगास्पोर मदर सेल में एक अर्धसूत्री विभाजन या म्यूसिस के द्वारा 4 अगुणित मेगास्पोर का निर्माण होना क्या कहा करना, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यहां एमएमसी की संख्या ही एक है, तो बनने वाले मेगास्पोर की संख्या भी सदैव कितनी होगी, 4। मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस के द्वारा 4 अगुणित मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस को अपन मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा बनने वाले प्रत्येक मेगास्पोर किस अवस्था में आ गया, एन अवस्था में, और एन अवस्था आते ही जनरेशन कोर्स स्टार्ट हो गई। गेमेटोफाइट किस सेक्स ऑर्गन के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन के अंदर, तो मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन की कौन सी सेल का कार्य करेगा, फर्स्ट सेल का कार्य करेगा। अब कितने मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर बने। इन 4 मेगास्पोर में से सामान्यतः 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, और 1 मेगास्पोर क्या रहता है, फंक्शनल रहता है, और ये फंक्शनल मेगास्पोर ही फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल का कार्य करता है। कल अपन इसी लेसन में फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन का डेवलपमेंट एंड इसके साथ साथ टाइप ऑफ ओव्यूल के साथ ये लेसन पूरा कर देंगे। थैंक्स।